कहानी की शुरुआत एक शॉकिंग न्यूज से होती है, जहां मुझे पता चलता है कि जिस लड़की को मैं पिछले 7 सालों से डेट कर रहा था, उसे अचानक अमनीजिया हो चुका है। अमनीजिया यानी उसकी पिछले कई सालों की सारी यादें अचानक गायब हो गई है। अब हालत ये है कि वो मुझे पहचान तक नहीं पा रही। इतना ही नहीं, वो मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल देना चाहती है। सिरिन एक बेहद अमीर खानदान से आती है, लेकिन तभी मुझे पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक झूठ था। सिरिन को कोई अमनीजिया नहीं हुआ था। वो बस मेरे साथ एक क्रूअल प्रैंक खेल रही थी। वो मुझे मेंटली टॉर्चर करना चाहती थी और इसी के साथ इस कहानी की शुरुआत होती है। तुम अपनी सारी चीजें पैक करो और मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मेरा बचपन का दोस्त जल्द यहाँ आने वाला है। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो जेलस फील करेगा और मैं नहीं चाहती कि मेरा फियांसे ऐसा महसूस करे। यूजिन अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसके लिए सिरिन की आंखों में दिखना तक मुश्किल हो रहा था। सिरिन ठंडे लहजे में बोली, अब मेरे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए बेवजह मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। मैं बिना कुछ कहे वहाँ से निकलने लगा, लेकिन उसी पल मैंने एक फैसला कर लिया था। अगर वो मेरे साथ गेम खेलना चाहती है तो इसका अंत भी मैं ही करूंगा। मैं बहुत जल्द इस देश को छोड़ दूंगा, अपना नाम तब बदल दूंगा और फिर मैं हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से गायब हो जाऊंगा। लेकिन नाम बदलने की प्रोसेस में अभी 1 महीना बाकी था। मैंने पहले ही ब्रिटेन की टिकट बुक कर ली। आज इस घर में मेरा आखिरी दिन था। मैंने चुपचाप ब्रेकफास्ट किया और अपने कपड़े, गिफ्ट्स, पुरानी फोटोज और स्कूल डेज के लव लेटर्स तक पैक करने लगा। जब मैं उन सारी यादों को फेंकने जा रहा था, तभी अचानक एक ग्लोबली लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार मेरे सामने आकर रुकी। कार से सिरिन और ड्वान बाहर उतरे। सिरिन मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराई। उसे अभी तक यही लग रहा था कि मुझे उसके फेक अमनीजिया के बारे में कुछ नहीं पता। उसने मेरे सारे सामान को बारिश के बीच घर से बाहर निकलवा दिया था। उस पल मुझे एहसास हुआ, अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। मैं प्रैक्टिकली होमलेस हो चुका था। तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। सामने वाले पड़ोसी ने अपना घर खाली किया था और वो उसे बेहद कम किराए पर मुझे देना चाहता था। मुझे लगा शायद किस्मत अभी भी मेरे साथ है, लेकिन बाद में पता चला कि वो घर भी सिरिन ने ही खरीदा था। किसी दूसरे नंबर से बात करके वो बस मेरा रिएक्शन देखना चाहती थी। शायद वो मुझे मेंटली टॉर्चर कर रही थी, या शायद मुझे खोने से डर रही थी। मैंने बिना कुछ कहे गिफ्ट्स, कपड़े और लव लेटर्स वाला बैग डस्टबिन में फेंक दिया। सिरिन अचानक रुक गई। वो धीरे से बोली, तुम मेरी चीजें यहाँ क्यों फेंक रहे हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया। तुम तो सब कुछ भूल चुके हो, है ना? फिर तुम्हें कैसे याद है कि ये चीजें तुम्हारी हैं? सिरिन एक पल के लिए चुप रह गई, लेकिन फिर तुरंत संभलते हुए हंस पड़ी। मैं तो बस पूछ रही थी, ये लड़कियों के कपड़े हैं, इसलिए लगा शायद मेरे होंगे। फिर उसने ड्वान का हाथ पकड़ लिया। अतीत तो अतीत होता है। अब अगर मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई पसंद है तो वो सिर्फ डॉन है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब उसी ने मेरा ख्याल रखा था। यूजिन मन ही मन हंस पड़ा। जब अमनीसिया ही फेक है तो एक्सीडेंट वाली कहानी भी झूठी होगी। तभी डॉन जानबूझकर सिरिन को अपने करीब खींचने लगा, जैसे मुझे जलाना चाहता हो। लेकिन मैं तुरंत पीछे मुड़ गया। मुझे उनका ये घटिया नाटक और नहीं देखना था। मगर मेरा ऐसा रिएक्शन देखकर सिरिन खुद हैरान रह गई। वो मुझे जेलस फील करवाने के लिए ड्वान को यहाँ लाई थी, लेकिन मैं बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा था। उसे लगने लगा कि कुछ तो गलत है, लेकिन आखिर में उसने खुद को यही समझा लिया कि उसे फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद मैं नए घर में शिफ्ट हो चुका था। मैं अपना सामान खोल ही रहा था कि तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोलते ही सामने ड्वान खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाय, मेरा नाम ड्वान है। मैं कुछ समय के लिए अपने दोस्त के घर रहने वाला हूँ। अब जब हम पड़ोसी हैं तो क्यों ना हम अपने नंबर्स एक्सचेंज कर ले। मैंने सीधे तौर पर ड्वान को नंबर देने से मना कर दिया, लेकिन वो जबरदस्ती मेरा फोन छीन कर अपना नंबर सेव कर देता है और व्हाट्सएप पर हाय भेजकर मोबाइल वापस लौटा देता है। फिर मुस्कुराते हुए बोला, लगता है अब हम लोग अक्सर मिलेंगे। वैसे बाहर काफी बारिश हो रही है, तुम्हारे पास कोई अम्ब्रेला है? तभी उसकी नजर साइड में रखी छतरी पर गई। उसने उसे मांगा, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मगर ड्वान फिर भी जबरदस्ती करने लगा। वो हंसते हुए बोला, तुम तो बस सिरिन के पैसों पर पलने वाले पैरासाइट हो। तुमसे किसी की मदद की उम्मीद भी क्या करनी। मैंने तुरंत दरवाजा खोलकर उसे बाहर जाने को कहा, लेकिन तभी वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा और रोने की एक्टिंग करते हुए बोला, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। मैं तो बस सिरिन के लिए वेजिटेबल्स मांगने आया था ताकि उसके लिए डिनर बना सकूं। अगर देना नहीं था तो सीधे मना कर देते। धक्का देने की क्या जरूरत थी? मैं उसका ये घटिया नाटक देखकर शॉक्ड रह गया और तभी पीछे से सिरिन वहां आ गई। असल में डॉन उसे पहले ही देख चुका था। सिरिन मेरी तरफ बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देखते हुए गुस्से में बोली, यूजिन, तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? तुम मेरे बचपन के दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कम से कम थोड़ी रिस्पेक्ट तो दिखाओ। इतने साल मेरा नमक खाया है, इतना एहसान फरामोश मत बनो। इसके बाद वो ड्वान को सहारा देकर वहां से चली गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी बातें मेरे सीने में कांटों की तरह चुभ रही थी। लेकिन फिर
फिर भी मैंने खुद को संभाला और चुपचाप घर के अंदर लौट आया। उस रात अचानक मेरा फोन बजा। मैं आधी नींद में था, इसलिए बिना देखे ही कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं। कुछ सेकंड बाद मुझे समझ आ गया, ये डॉन था। वो जानबूझकर मुझे सिरिन के साथ अपनी इंटीमेट मोमेंट्स की आवाजें सुना रहा था। आखिरकार मैं और सहन नहीं कर पाया और तुरंत कॉल काट दिया। उस रात के बाद मैं कई दिनों तक खुद को घर में बंद करके बैठा रहा। फिर कुछ दिनों बाद मेरे सबसे अच्छे दोस्त मार्किस की शादी का दिन आ गया। मुझे वहां जाना ही पड़ा। मार्किस मुझे देखते ही गले लगाकर एक्साइटेड होकर बोला, मैंने सिरिन को भी बुलाया है। आज मैं तुम दोनों की बात करवा कर ही रहूंगा, शायद उसे पुरानी बातें याद आ जाए। ये सुनकर मैं बस फीकी मुस्कान दे पाया, क्योंकि जिस बीमारी का वो नाटक कर रही थी उसका कोई इलाज नहीं था। मैं मार्किस को सच बताने ही वाला था कि तभी हॉल के दरवाजे से सिरिन अंदर आई और उसके साथ डॉन भी था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। मार्किस गुस्से में बोला, मैंने तो सिर्फ सिरिन को इनवाइट किया था, ये यहाँ कैसे आ गया? मैंने उसे शांत करते हुए कहा, चिंता मत करो, कुछ दिनों में ये सब खत्म हो जाएगा। मार्किस मेरी बात समझ नहीं पाया। तभी सेरेमोनी शुरू होने की अनाउंसमेंट हो गई और सब लोग हॉल के अंदर चले गए। मैं जाकर अपनी सीट पर बैठा, लेकिन मेरी सीट सिरिन के ठीक बगल में थी। मुझे काफी असहज महसूस हुआ, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं चुपचाप बैठ गया, लेकिन तभी डॉन ने फिर अपना नाटक शुरू कर दिया। वो जानबूझकर सिरिन के बेहद करीब आने लगा, जैसे पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हो कि वो दोनों परफेक्ट कपल है। कुछ देर बाद वो अपने हाथों से सिरिन को खाना खिलाने लगा और फिर सिरिन भी उसे उसी तरह खाना खिलाने लगी। दोनों बिल्कुल प्यार में डूबे कपल की तरह बिहेव कर रहे थे और ये सब मेरे सामने हो रहा था। जिस लड़की का मैंने 7 साल तक साथ दिया था, आज वही मेरे सामने किसी और के हाथों से खाना खा रही थी। मैंने अपने लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया था, मैं बस खाली प्लेट लेकर चुपचाप बैठा रहा। तभी मार्किस की माँ मेरे पास आई और मेरी प्लेट में सी फूड डम्पलिंग्स रखने लगी। मैं उन्हें मना नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही मैं पहला बाइट लेने वाला था, सिरिन अचानक मेरा खाना छीन लेती है। वो घबराकर बोली, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हें सी फूड से एलर्जी है ना? उसके हाथ से मोमो नीचे गिर गया। मैं बस चुपचाप उसे देखता रह गया। तभी सिरिन को एहसास हुआ कि उसने जरूरत से ज्यादा रिएक्शन दे दिया है। वो तुरंत बोली, मैंने हाउस स्टाफ से सुना था कि इस घर में सी फूड अलाउ नहीं है क्योंकि किसी को एलर्जी है। उन्होंने ही मुझे बताया था। इतना कहने के बाद उसने दोबारा मेरी तरफ देखा तक नहीं। तभी डॉन उसके कान में कुछ फुसफुसाया और वो उसके साथ वहां से चली गई। कुछ देर बाद सेरेमनी खत्म हो गई। मैं धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जा रहा था कि तभी अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। मैं दरवाजे के बाहर ही रुक गया। अंदर से डॉन की आवाज आई, इतनी टाइट ड्रेस पहनकर आने की क्या जरूरत थी? अब देखो मुझे कितना कंट्रोल करना पड़ रहा है। और फिर जो आवाज सुनाई दी वो सिरिन की थी। उस पल जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, जबकि अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं बिना कोई आवाज किए वहां से वापस लौट गया। शादी खत्म होने के बाद मैं हॉल से बाहर निकला। बाहर वही महंगी स्पोर्ट्स कार खड़ी थी और उसके पास डॉन खड़ा था। वो मुस्कुराकर बोला, सिरिन को कुछ इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए वो पहले ही चली गई। उसने कहा है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमेशा की तरह जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बैठा लिया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद वो हल्का सा हंसा। मुझे पता है तुम सिरिन की फेक एक्टिंग पकड़ चुके हो। तुम्हें समझ आ गया है कि उसे कोई अमनेसिया नहीं हुआ, तो फिर जाकर सबको सच क्यों नहीं बता देते? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं क्या करूंगा और क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। डॉन हंस पड़ा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में मैं सच में उसका फियांसे बन जाऊंगा। शायद सिरिन ने अभी तक सीरियसली नहीं सोचा, लेकिन तुम्हें भी पता है कि वो मुझे कितना पसंद करती है। आज नहीं तो कल वो पूरी तरह मेरी हो जाएगी। मैंने उसकी बातें इग्नोर करते हुए बाहर देखना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी खामोशी उसे और उकसा रही थी और हर गुजरते पल के साथ उसकी बातें और जहरीली होती जा रही थी। लेकिन मैं फिर भी चुप रहा और आखिरकार डॉन अपना कंट्रोल खो बैठा। अचानक कार सीधे ब्रिज की दीवार से टकरा गई। मेरे पूरे शरीर में भयानक दर्द फैल गया। टूटे हुए ग्लास के टुकड़े चेहरे में धंस चुके थे और मेरा हाथ बुरी तरह घायल हो गया था। धीरे धीरे मेरी कॉन्शियसनेस खत्म होने लगी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। पता नहीं कितना समय बीत चुका था जब मुझे हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने मुश्किल से आंखें खोली तो डॉक्टर की आवाज सुनाई दी, दोनों पेशेंट्स के हाथ बुरी तरह इंजर्ड है, तुरंत सर्जरी करनी होगी। लेकिन अभी सिर्फ एक सर्जन अवेलेबल है जिसका ऑपरेशन पहले नहीं होगा, वो अपना हाथ हमेशा के लिए खो सकता है। मिस सिरिन, आपको फैसला लेना होगा, आप किसका हाथ बचाना चाहती है? ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं दर्द में बोल उठा, प्लीज मेरा हाथ बचा लीजिए। अगर मेरा हाथ चला गया तो मैं फिर कभी पियानो नहीं बजा पाऊंगा। बचपन से पियानो ही मेरी सबसे बड़ी हॉबी रही है। लेकिन मेरी आवाज सुनते ही सिरिन ने धीरे से मेरा हाथ छोड़ दिया और अगले ही पल वो दौड़कर डॉन के पास चली गई। उसने डॉक्टर से कहा, पहले डॉन का हाथ बचाइए। बस इतना सुनना था कि मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई और मैं दोबारा बेहोश हो गया। काफी समय बाद भी मैं आंखें नहीं खोल पा रहा था। एनेस्थीसिया की वजह से पूरा शरीर सुन्न था, लेकिन बाहर की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। एक लड़की गुस्से में बोली, सिरिन तुमने इस बार हद पार कर दी। यूजिन के लिए उसका हाथ सबसे ज्यादा मायने रखता है।
वो सब कुछ खो सकता है लेकिन अपना हाथ नहीं। फिर भी तुमने डॉन को चुन लिया। क्या तुम सच में यूजिन को बर्बाद करना चाहती हो? सिरिन कांपती आवाज में बोली, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। लेकिन उस वक्त यूजिन को होश आ गया था। अगर मैं उसे चुनती तो मेरा फेक अमनेसिया उसी समय एक्सपोज हो जाता। अभी भी 20 दिन बाकी है। मैं ये नाटक अभी खत्म नहीं कर सकती और मुझे यकीन है कि यूजिन ठीक हो जाएगा। दूसरी लड़की तुरंत बोली, डॉक्टर ने साफ कहा था कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो यूजिन का हाथ हमेशा के लिए खराब हो सकता था। अगर उसे कभी सच पता चला तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सिरिन धीरे से आह भरती है, फिर मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, उसे कभी सच पता नहीं चलेगा। मैंने सब प्लान कर लिया है। 20 दिनों बाद डॉक्टर अनाउंस करेगा कि मेरा अमनीसिया ठीक हो गया है और मेरी सारी यादें वापस आ गई हैं। उसके बाद मैं और यूजिन शादी कर लेंगे। दूसरी लड़की वहां से चली गई। अब कमरे में सिर्फ सिरिन बची थी। वो मेरे पास बैठकर धीमी आवाज में बोली, देखो, सिर्फ 20 दिन बाद हमारी शादी है। मैंने रिंग्स भी ऑर्डर कर दिए हैं। जिस दिन मेरी मेमोरी वापस आएगी उसी दिन मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। फिर हम दोनों पोलर साइड जाएंगे ऑरोरा देखने। तुम्हें याद है 3 साल पहले शूटिंग स्टार देखते हुए हमने विश मांगी थी। हमने कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, साथ ग्रो करेंगे और एक दिन साथ साथ बूढ़े होंगे। धीरे धीरे एनेस्थीसिया का असर कम होने लगा। अब उसकी हर बात मुझे साफ सुनाई दे रही थी और फिर मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। मेरे सामने सच में सिरिन बैठी थी। वो अपने हाथों से मुझे खाना खिला रही थी। बार बार डॉक्टर्स को बुलाकर मेरी कंडीशन चेक करवा रही थी। वो हर वो चीज कर रही थी जो एक सच्चा पार्टनर करता है। लेकिन जैसे ही उसने मुझे पूरी तरह होश में आते देखा, वो अचानक घबरा गई और जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर मैंने अपना मोबाइल चेक किया और तभी पता चला कि मैं पिछले 3 दिनों से अनकॉन्शियस था। मैंने अपना मेल चेक किया लेकिन अभी तक नाम बदलने वाले रजिस्ट्रेशन का कोई अपडेट नहीं आया था। उसके बाद सिरिन एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ डॉन लगातार मुझे चिढ़ाने के लिए उसकी और सिरिन की क्लोज फोटोज भेजता रहता था। कभी वो दोनों साथ खाना बना रहे होते, कभी एक दूसरे को खिलाते हुए सेल्फीज भेजते और कभी रोमांटिक पिक्चर्स। आखिरकार तंग आकर मैंने उसके मैसेजेस और नोटिफिकेशंस तक बंद कर दिए। कुछ दिनों बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। मैं बाहर निकल ही रहा था कि एक लेडी मेरे पास आई और मेरे टूटे हुए हाथ को देखकर चिंता जताने लगी। मैं उनसे बात कर ही रहा था कि तभी अचानक किसी ने मुझे जोर से अपनी तरफ घुमा दिया। वो सिरिन थी। उसकी आंखों में जेलसी और गुस्सा साफ दिख रहा था। वो गुस्से में बोली, मेरे रहते हुए तुम किसी दूसरी औरत से कैसे बात कर सकते हो? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, लेकिन तुम्हें तो अमनीसिया है। तुम तो मुझे पहचानती तक नहीं हो। फिर मैं किससे बात करता हूँ, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इतना कहकर मैं बाहर निकला, एक टैक्सी रोकी और बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। मेरा हाथ अब कभी पहले जैसा नहीं हो सकता था। कई लिगामेंट्स अभी भी फटे हुए थे। मैं हर दिन एक्सरसाइजेस करके उसे रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर मूवमेंट के साथ असहनीय दर्द होता था। साथ ही मुझे पैसों की भी जरूरत थी, क्योंकि दूसरे देश जाकर नई जिंदगी शुरू करने के लिए काफी पैसे चाहिए थे। इसलिए मैंने कई जगह जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद मुझे फोटोग्राफी का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। मैंने तुरंत काम एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब पार्टी हॉल पहुंचा तब पता चला कि वो डॉन की बर्थडे पार्टी थी और वहाँ सिरिन भी मौजूद थी। दोनों हमेशा की तरह एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। उन्हें देखकर मेरा दिल उसी पल वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन मैं एडवांस पेमेंट ले चुका था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और कैमरा उठाकर काम शुरू कर दिया। तभी डॉन मुस्कुराते हुए मेरे पास आया। अरे फोटोग्राफर साहब, चलो मेरी और मेरी डार्लिंग की अच्छी फोटोज लो। इसके बाद वो जानबूझकर सिरिन के साथ रोमांटिक पोसेस देने लगा और मुझे अलग अलग एंगल से फोटोज लेने के इंस्ट्रक्शंस देता रहा। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं बस चुपचाप फोटोज खींचता रहा, लेकिन उसे फिर भी कोई तस्वीर पसंद नहीं आ रही थी। वो बार बार रीशूट करवाता रहा, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से मेरा हाथ पहले ही बैडली इंजर्ड था। इतनी देर कैमरा पकड़ने से स्टिचेस तक खिंचने लगी थी। डॉन मॉक करते हुए बोला, सुना था तुम फोटोग्राफी में बहुत अच्छे हो, लेकिन तुमसे तो ढंग की फोटोज भी नहीं ली जा रही। इतने बेकार हो क्या? फिर हंसते हुए बोला, पैसा लिया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद उसने सिरिन को और करीब खींच लिया और मुझे नीचे झुककर फोटोज लेने को कहा। मैं बस एक रोबोट की तरह उनकी तस्वीरें खींचता रहा और फिर आखिर में उसने सबके सामने सिरिन को किस कर दिया। पूरी पार्टी चीयर करने लगी, लेकिन सिरिन अचानक घबरा गई और अगले ही पल डॉन को पीछे धक्का दे दिया। लेकिन अब मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं बस कैमरा की स्क्रीन पर फोटोज चेक करता रहा कि शॉट्स परफेक्ट आए हैं या नहीं। ऐसे ही करीब 4 घंटे बीत गए। आखिरकार पार्टी खत्म हो गई। मैं अपना कैमरा भाग करके बाहर निकलने लगा। तभी पीछे खड़ी सिरिन लगातार मुझे देखती रही, लेकिन जैसे ही मैं बाहर पहुंचने वाला था, डॉन फिर मेरे सामने आ गया। उसने अपनी चेकबुक निकाली, कुछ रकम लिखी और चेक मेरी तरफ फेंकते हुए बोला, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? ये लो एडवांस पेमेंट। अगर तुम मेरे लिए कुछ पर्सनल वीडियोस और फोटोग्राफी करोगे तो तुम्हें इससे भी डबल पैसा मिलेगा। मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए आखिरकार मैंने उसकी बात मान ली। कुछ पल तक मैं हिचकिचाता रहा, लेकिन मजबूरी के आगे हार गया। डॉन मुझे सीधे अपने रूम में ले गया, फिर एक जगह दिखा के बोला, कैमरा यहाँ सेट करना ताकि बेड का पूरा एंगल कवर हो जाए।
इतना कहने के बाद बाहर से किसी के आने की आवाज आई। डॉन हल्का सा मुस्कुराया। बस कैमरा ऑन कर देना और गलती से भी कोई आवाज मत निकालना। मैं चुपचाप सिर हिला देता हूँ। उसने कैमरा को कार्ड्स और कपड़ों से ढक दिया ताकि रिकॉर्डिंग छुपी रहे और तभी कमरे में सिरिन की एंट्री हुई। इसके बाद दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। आगे क्या हुआ वो समझना मुश्किल नहीं था, लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि मुझे ये सब अपनी आंखों के सामने देखना पड़ रहा था। पूरी रात मेरा पूरा शरीर अंदर से जल रहा था। मेरे लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। करीब सुबह 4 बजे सब शांत हुआ। डॉन बाथरूम की तरफ चला गया। मैंने उसी मौके का फायदा उठाया। मैंने सीक्रेटली रिकॉर्डिंग टेप उसकी घड़ी के पास रख दी और फिर धीरे से कमरे से बाहर निकल गया। पूरा रास्ता सुनसान था। मैं बिना दिशा के चलता जा रहा था। चलते चलते मैं अपने पुराने हाई स्कूल के सामने पहुंच गया, उसी जगह जहां मैंने सिरिन के साथ अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। पुरानी यादें अचानक एक एक करके लौटने लगी। कैसे वैलेंटाइंस डे पर सिरिन ने पूरे स्टेज को लाल गुलाबों से सजाकर सबके सामने मुझे कॉन्फेस किया था। उस वक्त मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आज वो सारी यादें सूखे पत्तों की तरह टूटकर बिखर रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे स्कूल के अंदर चला गया। तभी मेरी मुलाकात प्रिंसिपल से हो गई। सिरिन की वजह से पूरे स्कूल में हर कोई मुझे जानता था। प्रिंसिपल मुस्कुराकर बोले, अरे यूजिन, सुना है अगले महीने तुम्हारी और सिरिन की शादी है, क्या इनविटेशन देने आए हो? मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी और बात बदल दी। बहुत समय बाद यहाँ आया हूँ, बस पुरानी यादों को महसूस करना चाहता था और टीचर से भी मिलना था। कुछ देर पुरानी बातें करने के बाद प्रिंसिपल मुझे अपने ऑफिस में ले गए। फिर अलमारी से एक पुरानी डियारी निकालकर मेरे हाथ में देते हुए बोले, ये सिरिन की डियारी है। कई साल पहले लाइब्रेरी में शोर करने पर मैंने उससे ले ली थी। अब तुम रख लो, वैसे भी तुम दोनों की शादी होने वाली है। डायरी हाथ में लेते ही मेरी आंखें भर आई। मैंने प्रिंसिपल को थैंक यू कहा और बाहर निकलते ही डियारी खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें सिरिन की खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखी ढेर सारी बातें थी। मेरे लिए लिखी गई पोएम्स भी थी। उन्हें पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं टैक्सी लेकर वापस घर लौट आया। वहाँ सिरिन बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरी नजर उसके गले पर पड़े लाल निशान पर चली गई और उसी पल पिछली रात का हर सीन मेरे दिमाग में वापस घूम गया। मैंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन मेरी आंखों के आंसू सिरिन देख चुकी थी। वो शायद मुझसे कुछ पूछने वाली थी कि तभी पीछे से डॉन आ गया। उसने सिरिन को अपनी बाहों में भर लिया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, कल रात के काम के लिए थैंक्स लो। सच कहूँ तो तुम्हारा काम देखकर मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। मान गया तुम परफेक्ट कैमरामैन हो। वैसे तुम्हें क्या लगता है, वो भी सेटिस्फाइड होगी, है ना? उसकी बात सुनकर सिरिन तुरंत चौंक गई। डॉन, तुम क्या बोल रहे हो? डॉन तुरंत हंस पड़ा। अरे मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। उसने हमारी फोटोज ली थी ना। सब लोग काफी सेटिस्फाइड थे। ऐसा लग रहा था जैसे सिरिन को डर हो कि कहीं पिछली रात की बात बाहर ना आ जाए। उसने तुरंत बात बदल दी, लेकिन अब मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया। रास्ते में मैंने सिरिन की डियारी निकाली और बिना रुके उसे डस्टबिन में फेंक दिया। अब उससे जुड़ी हर भावना धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। घर पहुंचकर मैंने हाउस ओनर को बता दिया कि अगले महीने मैं ये घर छोड़ दूंगा, लेकिन वो मुझे रोकने लगे और बोले कि मैं 1 हफ्ता एक्स्ट्रा फ्री में रह सकता हूँ। मैं तुरंत समझ गया इसके पीछे भी सिरिन का ही हाथ था। वो बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वो फिर से एक्टिंग करेगी कि उसकी मेमोरी वापस आ गई है, लेकिन अब मुझ में बहस करने की ताकत नहीं बची थी, इसलिए मैंने चुपचाप हामी भर दी। कुछ दिन बाद अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आया। सर, एंगेजमेंट पार्टी की डेकोरेशन पूरी हो चुकी है। आपकी फियांसे ने पूरा हॉल बुक किया है। 2 दिन बाद सरप्राइज इवेंट रखा गया है, लेकिन हम कई दिनों से मॉम से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको कॉल किया। पहले मैंने मना करने का सोचा, लेकिन तभी मुझे याद आया 22 मई, वही दिन जब मेरी नई आइडेंटिटी ऑफिशियली अप्रूव होगी और उसी दिन मैं हमेशा के लिए इस देश को छोड़ दूंगा। जबकि उसी दिन सिरिन मुझे सरप्राइज देने वाली थी। मैंने सोचा जाने से पहले उसके इस आखिरी नाटक का अंत देख ही लेता हूँ। मैं तुरंत होटल पहुंच गया। हॉल के अंदर कदम रखते ही मैं कुछ पल के लिए खामोश रह गया। पूरा डेकोरेशन बेहद खूबसूरत था और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा सिरिन ने मुझे पहली बार प्रपोज करते वक्त सजाया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं फिर से पुराने दिनों में लौट आया हूँ। मैं बालकनी से नीचे की डेकोरेशंस को देखते हुए पुरानी यादों में खो गया। कैसे सिरिन मेरा हाथ पकड़कर हमेशा साथ रहने के प्रॉमिसेस करती थी। कैसे मैंने हमारी शादी के बाद की पूरी जिंदगी इमेजिन कर ली थी, लेकिन सिर्फ 3 महीनों में सब कुछ बदल चुका था। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी हॉल का दरवाजा खुला। अंदर सिरिन और डॉन आए। डॉन हैरानी से बोला, सिरिन, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? सिरिन हल्की मुस्कान के साथ बोली, यहीं पर मैं और यू जिन शादी करने वाले हैं। परसों मैं उसे यहाँ लाऊंगी और सबके सामने एक्टिंग करूंगी कि मैं इस जगह की यादें अचानक मेरे दिमाग में कुछ ट्रिगर करेंगी और मेरी सारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी। सब कुछ बिल्कुल नेचुरल लगेगा। सिरिन मुस्कुराते हुए डॉन से बोली, चलो अब तुम यूजिन बनकर एक्ट करो, देखते हैं रिहर्सल में कोई कमी तो नहीं है। वो डॉन को स्पॉटलाइट के नीचे ले गई और मैं ऊपर अंधेरे में छुपकर ये सब देख रहा था। मेरी आंखें कांप रही थी।
अगर मैं खुद यहाँ आकर ये सब ना देखता तो शायद जिंदगी भर उसके इस फेक अमनेसिया पर विश्वास कर लेता। वो रोने की एक्टिंग करते हुए डवान को यूजिन कहकर बुला रही थी, माफी मांग रही थी जैसे सब कुछ सच हो, इतना रियल कि कोई भी धोखा खा जाए। रिहर्सल आखिर तक पहुंची जहां डवान यू जिन बनकर उसे माफ करता है, फिर उसे किस कर लेता है। उसके बाद वो धीरे से बोला, अगर कभी तुम यूजिन के साथ खुश ना रहो तो मेरा दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। मैं ऊपर खड़ा उनकी हर बात सीक्रेटली रिकॉर्ड करता रहा। सिरिन हल्का सा मुस्कुराई, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, बस 3 दिन बाद ये सब खत्म हो जाएगा और फिर मैं हमेशा के लिए यूजिन की हो जाऊंगी। ये सुनकर मैं बस हल्का सा हंस पड़ा। जिस लड़की ने मुझे काउंटलेस बार हर्ट किया, आज वही कह रही थी कि वो सिर्फ मेरी है। मैं मन ही मन बोला, माफ करना सिरिन, लेकिन अब तुम कभी मेरी नहीं हो सकती। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। आज फाइनली मेरी आइडेंटिटी ऑफिशियली चेंज हो चुकी थी। अब मैं लीगली एक नया इंसान था। जब मैं घर लौटा तो सिरिन पहले से वहां मौजूद थी। मुझे देखते ही वो बोली, तुम सुबह से कहाँ थे? लेकिन मैंने उसकी बात इग्नोर करते हुए शांत आवाज में पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? सिरिन फिर एक्टिंग करते हुए बोली, नहीं, बस वेदर फोरकास्ट देखा, कल बहुत तेज बारिश होने वाली है, इसलिए प्लीज कहीं बाहर मत जाना। मैं उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। मन ही मन मुझे समझ आ चुका था। उसे डर लग रहा था कि कहीं मैं सच में उसकी जिंदगी से गायब ना हो जाऊं। लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, हाँ समझ गया। मेरे चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था और शायद यही चीज सिरिन को सबसे ज्यादा डरा रही थी। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। आज वो दिन था जब मैं हमेशा के लिए इस देश को छोड़ने वाला था। लेकिन दूसरी तरफ सिरिन को लगता था कि आज उसकी शादी का दिन है। मैंने अपने जरूरी कपड़े दोनों सूटकेसेस में पैक किए और गहरी सांस लेते हुए मन ही मन कहा, आज शाम तक मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। सिरिन, अब तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। तभी सुबह करीब 10 बजे अचानक डोरबेल बजी। दरवाजा खोलते ही सिरिन के सारे दोस्त बाहर खड़े थे। उनमें से एक लड़की मुस्कुराकर बोली, चिंता मत करो, हमें पता है कि सिरिन की हालत की वजह से तुम कितना सफर कर रहे हो, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। बाकी लोग भी वही स्क्रिप्टेड बातें दोहराने लगे। फिर मार्किस मुस्कुराकर बोला, और वैसे भी आज तुम दोनों की 7th एनिवर्सरी है, साथ ही शादी की डेट भी, इसलिए हमने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज अरेंज किया है। मैं उनकी सारी बातें सुनकर अंदर ही अंदर समझ चुका था ये सब पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट थी, लेकिन फिर भी मैंने उनके साथ एक्ट करते हुए मुस्कुराकर पूछा, अच्छा तो सरप्राइज क्या है? बस थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तुरंत बात बदलते हुए बोला, देखो सरप्राइज तुम्हें रात को ही मिलेगा, बस घर पे रहना, हम खुद तुम्हें लेने आएंगे। इतना कहने के बाद सब लोग वहां से चले गए। उनके जाते ही मैंने अपने सारे सूटकेसेस तैयार किए और सामान टैक्सी में रखवा दिया। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी में बैठने वाला था, मेरी नजर साइड में खड़ी सिरिन की लाल फरारी पर पड़ी। अंदर से हंसी और करने की आवाजें आ रही थी। बेशक वो सिरिन और डवान ही थे, लेकिन इस बार मैंने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मैं चुपचाप टैक्सी में बैठा और वहां से निकल गया। दूसरी तरफ हंसते हुए बोला, सच में डवान तुम कमाल हो। फिर वो उसके करीब आने लगा जैसे उसे किस करना चाहता हो, लेकिन तभी सिरिन की नजर वेदर फोरकास्ट पर गई। बारिश रुक चुकी थी। सिरिन तुरंत उसे पीछे धकेलते हुए बोली, हमने पहले ही तय किया था, ये सिर्फ 2 महीनों का गेम था। पहला महीना कॉल्स और मैसेजेस वाला और दूसरा महीना तुम्हारे साथ रहकर एक्टिंग करना। अब ये सब खत्म हो चुका है, चलो होटल चलते हैं। इसके बाद वो तैयार होने चली गई। उधर उसने अपने दोस्तों को कॉल करके यूजिन के बारे में पूछा। ब्राउन हेयर वाली लड़की बोली, चिंता मत करो, हम लोग यूजिन से बात कर चुके हैं, वो शाम को आने के लिए रेडी है, तुम बस अपने फाइनल सरप्राइज पर फोकस करो। पीछे से ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की हंसते हुए बोली, 2 महीनों में तुमने एक्टिंग में एक भी गलती नहीं की, अब भी डर लग रहा है क्या? सिरिन हल्का सा हंसी, लेकिन फिर कॉल काटकर गहरी सांस लेने लगी। करीब 1.5 घंटे बाद जब वो तैयार होकर बाहर आई और फोन उठाया तो उसकी आंखें फैल गई। स्क्रीन पर करीब 30 मिस कॉल्स थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत वापस कॉल लगाया। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, हम पिछले आधे घंटे से यूजिन के घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा। उसका फोन भी स्विच ऑफ है। सिरिन इरिटेट होकर बोली, वो शायद सो रहा होगा, जल्दी से मेरे दूसरे घर जाओ, वहाँ स्पार्क की रखी है, उससे डोर खोलो। लड़कियां तुरंत वहां से निकल गईं। इधर सिरिन खुद को संभालकर नीचे होटल हॉल में पहुंची। मैनेजर मुस्कुराकर बोला, मां कृपया एक बार डेकोरेशन चेक कर लीजिए, अगर कुछ बदलना हो तो अभी कर देंगे। सिरिन चारों तरफ देखकर मुस्कुराई, वाओ सब कुछ परफेक्ट है। मैनेजर भी मुस्कुराया, असल में इसे परफेक्ट बनाने में आपके फियांसे का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने खुद हर अरेंजमेंट गाइड किया था। ये सुनते ही सिरिन का चेहरा जम गया। उसने शॉक में मैनेजर का कॉलर पकड़ लिया। मैंने साफ कहा था ना कि उससे कांटेक्ट मत करना, ये सब उसके लिए सरप्राइज था। मैनेजर घबराकर बोला, माम हमने आपको कई बार कॉल किया था लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मजबूरी में हमें आपके फियांसे से कांटेक्ट करना पड़ा। हमें लगा आप दोनों ऑलरेडी एंगेज्ड हैं। ये सुनते ही सिरिन का पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा। उसी पर उसके दिमाग में सारी बातें अचानक कनेक्ट होने लगी। तभी उसका फोन फिर बजा। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, सिरिन यहाँ कुछ गड़बड़ है, यूजिन कहीं नहीं मिल रहा, लगता है वो यहाँ से जा चुका है। अब सिरिन को सब समझ आ गया था।
वो गुस्से में चिल्लाई, जल्दी उसे ढूंढो, जहां भी हो उसे वापस लेकर आओ, पैसों की चिंता मत करो। लेकिन जवाब आया, पूरा फ्लैट खाली है, यूजिन की एक भी चीज नहीं बची। यहाँ तक कि सिक्योरिटी कैमरास का डाटा भी डिलीट कर दिया गया है और वो दोपहर में ही घर छोड़ चुका है। ये सुनते ही सिरिन को अचानक वो टैक्सी याद आई जिसे उसने डुआन के साथ जाते वक्त काजोली देखा था। तभी साइड में खड़ा मैनेजर एक रिंग बॉक्स निकालता है। असल में अगर हम यूजिन को कॉल ना भी करते तब भी शायद उसे सब पहले से पता था। उस दिन जाते वक्त उसने ये बॉक्स मुझे देकर कहा था कि सही समय पर आपको दे दूं। सिरिन कांपते हाथों से बॉक्स खोज दिए। अंदर डायमंड और प्लैटिनम की एंगेजमेंट रिंग थी और उसके साथ एक लाल कोड बटन। उसे देखते ही सिरिन की आंखें फैल गई। ये तो डॉन के कोड का बटन है। उसे तुरंत बर्थडे पार्टी वाला दिन याद आ गया जब डॉन अपने कोड का मिसिंग बटन ढूंढ रहा था। सिरिन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मैनेजर का कॉलर पकड़कर पूछा, ये बॉक्स तुम्हें कब मिला था? मैनेजर डरते हुए बोला, 3 दिन पहले, उसी शाम जब आप लोग यहाँ रिहर्सल करने आए थे। ये सुनते ही सिरिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह डेकोरेशन तोड़ते हुए बाहर भागी और पूरी स्पीड में घर की तरफ निकल गई। लेकिन घर पहुंचने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। पूरा घर खाली था। यूजिन की कोई चीज, कोई निशान, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि बस, ट्रेन और फ्लाइट बुकिंग्स तक चेक कर ली गई, लेकिन यूजिन नाम से कोई टिकट मौजूद ही नहीं थी। सिरिन कांपते हाथों से बार बार उसे कॉल करती रही, लेकिन हर बार सिर्फ स्विच्ड ऑफ। उसके सारे मैसेजेस ब्लॉक्ड थे। तभी उसकी ब्लॉन्ड हेयर वाली दोस्त बोली, अभी भी देर नहीं हुई। अगर हमें उसका आखिरी मूवी लोकेशन मिल जाए तो शायद हम उसे ढूंढ ले। सिरिन ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी। कुछ देर बाद रिपोर्ट आई, उसका मोबाइल बस स्टेशन के पास मिला है। ये सुनते ही सिरिन तुरंत वहां पहुंच गई। वहां उसे यूजिन का फोन मिल गया, लेकिन फोन पूरी तरह साफ किया जा चुका था। फोटोज डिलीट, कॉन्टैक्ट्स डिलीट, सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट, लगभग पूरी चैट हिस्टोरी तक गायब थी। लेकिन तभी उसकी नजर एक नाम पर जाकर रुक गई, डुआन। सिरिन का दिल जोर से कांप उठा। उसने तुरंत चैट खोली और अगले ही पल उसकी पूरी दुनिया टूट गई। डुआन हर दिन यूजिन को उनकी फोटोज, वीडियोस, ऑडियोज और इंटीमेट रिकॉर्डिंग्स भेजता रहा था। सिरिन के साथ बिताया गया हर पल, हर हंसी, हर आवाज, सब कुछ। दिन में कई बार सिरिन का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके पैर जवाब दे गए। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, यूजिन, तुमने ये सब आखिर सहा कैसे? इतना सब जानने के बाद भी तुम मेरे सामने ऐसे कैसे बिहेव करते रहे जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो? पूरे समय डुआन यूजिन को बस एक खिलौने की तरह ट्रीट करता रहा था। सिरिन कांपते हाथों से उसका एक पुराना मैसेज पढ़ती है, सिरिन तुम्हारे लिए इतनी कोल्ड है, अगर तुम दोनों की शादी भी हो जाए तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, तुम उसे कभी खुश नहीं रख पाओगे। पूरे 2 महीनों में ऐसा एक भी दिन नहीं गया था जब डुआन ने यूजिन को कोई फोटो, वीडियो या मैसेज ना भेजा हो। ये सब देखकर सिरिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और उसी पल उसने फैसला कर लिया, अब वो सीधे डुआन से कन्फ्रंट करेगी। जब वो घर पहुंची तो वहाँ कई सूटकेसेस और बैग्स पैक पड़े थे। डुआन उसकी कीमती चीजें लेकर जाने की तैयारी कर रहा था। उसे देखते ही वो मुस्कुराकर बोला, अरे आज तो तुम्हारी शादी थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं यूजिन तुम्हें छोड़कर तो नहीं चला गया? फिर हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, अगर चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, सिरिन ने गुस्से में उसके चेहरे पर जोरदार पंच मार दिया। डुआन दूर जाकर गिर पड़ा। उसका गाल लाल हो चुका था। सिरिन, तुम पागल हो गई हो क्या? लेकिन सिरिन बिना कुछ बोले अपना मोबाइल उसके सामने फेंक देती है। यूजिन के फोन से मिले सारे चैट्स देखकर डुआन का चेहरा उतर जाता है। वो घबरा कर बोला, लिसन, तुम गलत समझ रही हो। यूजिन को पहले से तुम्हारे फेक अमनेसिया के बारे में पता था और मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि जेलसी में ये सब भेजता रहा ताकि वो खुद तुम्हें छोड़ दे। लेकिन सिरिन अब कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। वो गुस्से में सीधा उसका गला पकड़ लेती है। उसकी पकड़ इतनी खतरनाक थी कि डुआन का चेहरा नीला पड़ने लगा। तभी उसके दोस्तों ने जल्दी से उसे रोका। एक लड़की बोली, पहले यूजिन को ढूंढते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ये सुनकर सिरिन ने खुद को संभाला, फिर अपने लोगों को आदेश दिया, इसे मैडम प्रिया के पास ले जाओ और वहीं बंद रखो। ये सुनते ही डुआन डर से कांपने लगा। वो सिरिन के पैरों तक पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज ऐसा मत करो, हम 2 महीने साथ थे, कम से कम उसी रिश्ते की वजह से मुझे छोड़ दो, मैं कभी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेकिन सिरिन का दिल बिल्कुल नहीं पिघला। उसने बिना पीछे देखे उसे जबरदस्ती गाड़ी में भरवा दिया। तभी सिरिन का एक दोस्त हंसते हुए बोला, तुम्हारे पास अच्छा मौका था, आराम से पैसे लेकर भाग सकते थे, लेकिन तुम्हें अपनी औकात नहीं पता थी। अब मैडम प्रिया तुम्हारा क्या हाल करेंगी ये तो भगवान ही जाने। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। मैं फाइनली ब्रिटेन पहुंच चुका था। अगले ही दिन मैं अपने पहले से बुक्ड अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। कुछ दिनों तक मैंने जरूरत का सारा सामान ऑनलाइन मंगवाया और धीरे धीरे नई जिंदगी में एडजस्ट होने लगा। मुझे खाना बनाना आता था। इसी वजह से आसपास के लोगों से जल्दी दोस्ती हो गई। उन्होंने मुझे शहर समझने और एक्सप्लोर करने में काफी मदद की। कुछ ही दिनों में लोगों को मेरी फोटोग्राफी स्किल्स के बारे में पता चल गया। मैंने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किया और सिर्फ 10 दिनों में करीब $300 कमा लिए। फिलहाल मेरे सर्वाइवल के लिए इतना काफी था। अगले दिन मेरा दूसरा रूममेट भी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। अब से हम दोनों रेंट शेयर करने वाले थे, क्योंकि अकेले इतना महंगा अपार्टमेंट
अपार्टमेंट अफोर्ड करना मेरे बस की बात नहीं थी। वैसे भी हमारा कॉलेज बहुत जल्द शुरू होने वाला था। कुछ दिनों बाद मैंने अपने नए दोस्तों को डिनर पर बुलाया। रात गहराती गई और बातें भी। सब लोग अपने पास्ट रिलेशनशिप्स और ब्रेकअप्स के बारे में खुलकर बात कर रहे थे। किसी को चीट किया गया था, कोई अब भी अपने एक्स को भूल नहीं पाया था। मैं बस चुपचाप उनकी बातें सुनकर हल्का मुस्कुरा रहा था। यूजिन, तुम्हारे पास भी कोई सीक्रेट स्टोरी है? अब तक मैं आराम से सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन जैसे ही बात मेरी आई मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। अजीब बात ये थी कि अब सिरिन का नाम सोचकर मुझे पहले जैसा दर्द महसूस नहीं होता था। ऐसा लगता था जैसे वो यादें धीरे धीरे मेरे अंदर दफन हो चुकी है, लेकिन शायद उसका एक हिस्सा अब भी मेरे दिल में बाकी था। कुछ देर बाद मैंने धीरे से कहा, हम लोग 10 साल से एक दूसरे को जानते थे और 7 साल रिलेशनशिप में रहे, लेकिन शादी से सिर्फ 1 महीने पहले उसने अपने ही बेस्ट फ्रेंड के साथ मुझे धोखा दे दिया। मेरी बात खत्म होते ही पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। यूजिन, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। डिनर खत्म होने के बाद सब लोग चले गए। मैं बेड पर लेट गया और काफी दिनों बाद अपना सोशल मीडिया दोबारा लॉगिन किया। वहाँ ढेर सारे मैसेजेस पड़े थे। कई लोग मेरे अचानक गायब होने को लेकर परेशान थे। मैंने सबको बस इतना रिप्लाई किया कि मैं सेफ हूँ। तभी मुझे मार्किस का मैसेज दिखा, यूजिन, तुम अचानक कहाँ चले गए? क्या तुम ठीक हो? मैं इतने दिनों से तुम्हारे एक रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने उसे जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अगली सुबह जब मैं उठा तो देखा उसने करीब 100 मैसेजेस भेज रखे थे। उनमें ज्यादातर बातें सिरिन के बारे में थी। मार्किस ने लिखा था, तुम्हारे जाने के बाद सिरिन कई बार मेरे पास आई। वो अभी पूरे देश में तुम्हें ढूंढ रही है। मैंने सुना है कि जब उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चला तो वो कई दिनों तक बार में पड़ी रही, यहाँ तक कि उसे हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ा। उसने ये भी लिखा कि सिरिन ने मेरे पेरेंट्स तक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं पहले ही उनसे रिश्ते तोड़ चुका था। मैंने सारे मैसेजेस पढ़े, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मेरे अंदर कोई खास इमोशन नहीं उठा। मैं बालकनी में आकर ठंडी हवा महसूस करने लगा और तभी मुझे अपना पुराना पास्ट याद आने लगा। जब मैं क्लास 12 में था मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। उसके बाद मैं अपनी ग्रैंडमदर के साथ बड़ा हुआ, लेकिन ग्रेजुएशन से पहले वो भी मुझे छोड़कर चली गई। पहले पेरेंट्स फिर ग्रैंडमदर, और उसके बाद सिरिन मेरी जिंदगी में आई। जब मैं 18 साल का हुआ उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरी फैमिली बनेगी, लेकिन आखिर में सब कुछ एक घटिया मजाक बनकर खत्म हो गया। मैंने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, ये सब अब अतीत है। मैं इन यादों को पीछे छोड़कर इस नए देश में अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा। सुबह करीब 10 बजे मैंने अपना बैग उठाया और पहली बार सच में नई शुरुआत करने के लिए कॉलेज की तरफ निकल पड़ा। और इसी तरह मेरी नई जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैं पूरी तरह अपनी पढ़ाई और डेली लाइफ में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे अतीत की दर्दनाक यादें पीछे छूटने लगी और शायद पहली बार मुझे सच में एहसास हुआ कि मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। दूसरी तरफ सिरिन हॉस्पिटल में बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और उसके शरीर से अब भी अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। लगातार जागने, रोने और स्ट्रेस की वजह से उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। तभी उसकी माँ गुस्से में वहाँ आई और चिल्लाई, और कितने दिन तुम उस लड़के के पीछे पागलों की तरह घूमती रहोगी? यूजिन को गए हुए 1 महीना हो चुका है, समझ लो वो अब वापस नहीं आने वाला। फिर उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, तुम स्टार्क फैमिली की इकलौती बेटी हो। भविष्य में पूरी स्टार्क ग्रुप तुम्हारे हाथ में आने वाली है और तुम एक लड़के के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। इसके बाद उन्होंने साफ कह दिया, मैंने तुम्हारे लिए लड़का चुन लिया है। 5 दिन बाद भेजी गई लोकेशन पर जाना और चुपचाप शादी कर लेना। अगर तुमने मना किया तो स्टार्क फैमिली तुमसे हर रिश्ता तोड़ देगी। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। सिरिन गुस्से में चिल्लाई, वो लड़का कौन है? उसकी दोस्त ने धीरे से जवाब दिया, एथन हेइस फैमिली का तीसरा बेटा। सिरिन ठंडी मुस्कान के साथ बोली, जाकर उसे बता दो मेरी शादी सिर्फ यूजिन से होगी। अगर वो अपनी भलाई चाहता है तो खुद ही ये रिश्ता तोड़ दे। लेकिन उसकी दोस्त उसे समझाने लगी, सिरिन ये सिर्फ प्यार का मामला नहीं है, हमारे समाज में शादी, बिजनेस और फैमिली इंटरेस्ट्स भी होती है। हाइस फैमिली कोई छोटा नाम नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती। तभी एक लड़की बोल पड़ी, वैसे भी अगर यूजिन वापस आ भी जाए तो उसका बैकग्राउंड ही क्या है? ये सुनते ही सिरिन का चेहरा बदल गया। वो रोते हुए चिल्लाई, अगर ऐसी बातें करनी है तो यहाँ से निकल जाओ। मेरी जिंदगी में अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो वो सिर्फ यूजिन होगा। उसकी बातें सुनकर सब चुप हो गए और धीरे धीरे कमरे से बाहर चले गए। रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। सिरिन धीरे धीरे बेड पर बैठ गई और उसे पुरानी बातें याद आने लगी। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब हर दिन उसके साथ डुआन नहीं बल्कि यूजिन था। उसे खाना खिलाने से लेकर मेडिसिन देने तक, यहाँ तक कि पूरी रात उसके पास बैठकर उसे संभालने तक। यूजिन सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड नहीं था,
वो उसकी आदत बन चुका था। वो हर साल अपनी पॉकेट मनी बचाकर उसके लिए गिफ्ट्स खरीदता था और सिरिन ने उन चीजों को इतना नॉर्मल मान लिया था कि कभी उनकी वैल्यू समझ ही नहीं पाई। लेकिन अब जब वो सब कुछ खो चुकी थी, तब हर याद उसे अंदर से तोड़ रही थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। यूजिन के बारे में अभी तक कोई नई जानकारी नहीं मिली। कुछ देर बाद उसके दोस्त फिर कमरे में आए। उनमें से एक बोला, हमने एथन से बात की, लेकिन उसने साफ कह दिया कि ये शादी दोनों फैमिलीज के इंटरेस्ट के लिए तय हुई है और वो ये रिश्ता नहीं तोड़ेगा। पहले सिरिन कुछ पल के लिए शॉक्ड रह गई, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो धीरे से बोली, अगर लोगों को ये समझ ना आए कि उनके लिए क्या अच्छा है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। फिर उसने शांत आवाज में पूछा, छोड़ो, डॉन का क्या हाल है। सिरिन ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि डॉन को उसके सामने लाया जाए। सीन शिफ्ट होता है एक बार के अंदर, जहां मैडम वीरा डॉन को घसीटते हुए लेकर आती है। उसकी हालत अब पहचान से बाहर थी। पूरा शरीर घायल, चेहरे पर सूजन, कपड़ों पर खून के निशान और आंखों में सिर्फ डर। जैसे ही वो अंदर आया, वो सीधे घुटनों के बल गिर पड़ा। कांपती आवाज में बोला, सिरिन प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ जिंदगी भर तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आऊंगा। लेकिन सिरिन का चेहरा बिल्कुल ठंडा था। आसपास बैठे लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। एक महीने पहले ये लड़का किसी प्रिंस जैसा दिखता था और अब इसकी हालत देखो। दूसरी तरफ सिरिन लगातार अपने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही थी। उसने अपने सेक्रेटरी को साफ आदेश दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, यूजिन को ढूंढा जाए। लेकिन पूरे एक महीने तक सारी पावर और कनेक्शंस लगाने के बाद भी उन्हें यूजिन के बारे में कुछ पता नहीं चला। हर कोई हैरान था, कोई आदमी पूरी दुनिया से ऐसे गायब कैसे हो सकता है। इसी तरह समय गुजरता गया। दूसरी तरफ मैं आराम से अपना सेमेस्टर खत्म कर रहा था। मेरी नई जिंदगी सरप्राइजिंगली काफी शांत थी। क्लासमेट्स के साथ भी मेरी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। सच कहूँ तो मेरी पिछली जिंदगी बहुत उलझी हुई थी, कभी प्यार, कभी दर्द, कभी बिट्रेयल। लेकिन यहाँ सब कुछ शांत था। तभी एक दिन सड़क पर चलते वक्त अचानक मेरे फोन पर लगातार मैसेजेस आने लगे। मैंने मोबी खोला, पूरा इंटरनेट सिरिन से भरा पड़ा था। वो हर जगह पब्लिक पोस्ट कर रही थी, यूजिन तुम जहाँ भी हो प्लीज वापस आ जाओ। इतना ही नहीं, उसने एक फेक वेडिंग तक कर डाली। दूल्हे की जगह ऐसा आदमी खड़ा था जिसे यूजिन की तरह तैयार किया गया था, ताकि दुनिया को लगे कि वो अब भी सिर्फ उसी से प्यार करती है। उसी वक्त मार्केस का मैसेज आया। वो गुस्से में लिख रहा था, इस औरत को शर्म नहीं आती, जिस इंसान को उसने खुद धोखा दिया अब उसी के लिए लॉयल हीरोइन बनने का नाटक कर रही है। तुमने सही किया उससे दूर जाकर, वो अब पूरी तरह पागल हो चुकी है। मैंने मैसेजेस पढ़े लेकिन ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब मेरी तस्वीरें भी इंटरनेट पर वायरल होने लगी थीं। लोग मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी मेरा दोस्त रयान मेरे पास आया और फोन दिखाते हुए बोला, ये तस्वीर तुम्हारी जैसी लग रही है, क्या तुम इस आदमी को जानते हो। मैं तुरंत समझ गया, सिरिन ने जानबूझकर पूरा इंटरनेट कैंपेन चलाया है ताकि वो मुझे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ सके। मेरी आंखों में हल्की नमी आ गई। मैं मन ही मन सोचने लगा, क्या वो मुझे यहाँ भी चैन से नहीं जीने देगी। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने आखिरकार रयान को सच बता दिया। तस्वीर में जो आदमी है वो मैं ही हूँ। ब्रिटेन आने के बाद मैंने अपना नाम बदलकर काइटन रख लिया। अब यही मेरी नई आइडेंटिटी है। मेरी बात सुनते ही रयान और बाकी दोस्त शॉक्ड रह गए। रयान अविश्वास में बोला, क्या अगर ब्रेकअप हो चुका है तो वो इंटरनेट पर इस तरह तुम्हें ढूंढ क्यों रही है। फिर वो गंभीर होकर बोला, देखो काइटन, तुम इतने वायरल हो चुके हो कि बहुत जल्द कॉलेज में भी लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे। रयान तुरंत अपना हाथ उतार कर मुझे देते हुए बोला, इसे पहन कर रखा करो, इससे तुम अपना चेहरा भी छुपा पाओगे और धूप भी आंखों को परेशान नहीं करेगी। फिर वो गंभीर होकर बोला, जिस तरह वो औरत इंटरनेट पर तुम्हें ढूंढ रही है उसे देखकर साफ लगता है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं रही। ऑनेस्टली तुम उससे दूर रहकर सही कर रहे हो। मुझे डर है कहीं वो तुम्हारे पीछे यहाँ तक ना आ जाए। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं सालों तक उसके साथ रिलेशनशिप में था, वो इतना भी दूर नहीं जाएगी, कम से कम मुझे ऐसा ही लगता है। और इसी तरह दिन गुजरने लगे। दूसरी तरफ सिरिन पूरी तरह टूट चुकी थी। अब जब भी कोई यूजिन का नाम लेता उसके चेहरे का रंग बदल जाता। उसने अपने सेक्रेटरी के रिपोर्ट्स पढ़ना तक बंद कर दिया था, क्योंकि हर बार सिर्फ एक ही जवाब मिलता, यूजिन अभी तक नहीं मिला। धीरे धीरे स्टार्क फैमिली ने उसके बैंक कार्ड्स और अलाउंस तक फ्रीज कर दिए। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि अब सिरिन के साथ रहना इमोशनली एग्जॉस्टिंग हो चुका था। पूरा दिन वो रोती रहती और रात भर ड्रिंक करती रहती जब तक बेहोश ना हो जाए। हर सुबह उठते ही उसे वही सच्चाई तोड़ देती हो, जिन अब उसके साथ नहीं था। समय गुजरता गया और आखिरकार न्यू ईयर आ गया। हर साल यूजिन अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाया करता था और दोनों प्रॉमिस करते थे, हर न्यू ईयर हम साथ बिताएंगे। लेकिन इस बार सिरिन के सामने सिर्फ अंधेरा था। धीरे धीरे साल गुजरते गए। हर न्यू ईयर आता, लेकिन डाइनिंग टेबल पर खाने की जगह सिर्फ खाली शराब की बोतल्स पड़ी होती। एक रात उसने यूजिन के पुराने नंबर पर हैप्पी न्यू ईयर मैसेज भेजा। यूजिन का पुराना फोन अब भी उसके पास था। नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही वो तुरंत उस फोन के पास भागी, फिर अपने ही नंबर से खुद को रिप्लाई भेजने लगी। इसी तरह वो खुद से बातें करके अपने टूटे हुए दिल को तसल्ली देती थी।
फिर एक दिन उसे ब्रिटेन में रहने वाले अपने दोस्त से खबर मिली। हमारे कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है जो बिल्कुल यूजिन जैसा दिखता है, उसका नाम काइटन है। हाँ, आखिरकार उसने मुझे ढूंढ लिया था। सिरिन तुरंत ब्रिटेन की टिकट बुक करने लगी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे रोक दिया। अब जब तुम्हें उसका पता मिल ही गया है तो वो भाग नहीं पाएगा, लेकिन पहले डॉन को सजा देना जरूरी है, वरना यूजिन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये सुनते ही सिरिन एकदम शांत हो गई। फिर वो सीधे डॉन के पास गई। उसने सारे बॉडीगार्ड्स को बाहर भेज दिया क्योंकि उसने फैसला कर लिया था आज सब खत्म हो जाएगा। उसने एक इंजेक्शन डॉन के शरीर में घुसा दिया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी अचानक उसकी पीठ में भयानक दर्द उठा। असल में डॉन ने अपनी बची हुई ताकत से फ्रूट नाइफ उठाकर उस पर हमला कर दिया था। धीरे धीरे पॉइजन डॉन के शरीर में फैलने लगा और आखिरकार वो जमीन पर गिर पड़ा। उधर सिरिन की कॉन्शियसनेस भी धुंधली होने लगी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उसके कानों में गूंज रही थी। उस पल जैसे समय उसके लिए रुक गया था। उसके दिमाग में सारी पुरानी यादें लौटने लगी। उसका बचपन, उसका पहला प्यार, हाई स्कूल के दिन। उसे याद आया कैसे 16 साल की उम्र में यूजिन ने उसके बर्थडे पर पियानो बजाया था। फिर 18 साल की उम्र, मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। फिर 23 साल की उम्र, जब दोनों फियांसे बने थे और साथ जिंदगी बिताने की कसम खाई थी, लेकिन सिर्फ 3 महीनों में सब खत्म हो गया। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यूजिन धीरे धीरे उससे दूर जा रहा है। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा, आंखों से आंसू बह निकले। वो आखिरी बार फुसफुसाई, यूजिन गलती मेरी थी, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और इसी के साथ ये लव स्टोरी अपने आखिरी आंसू के साथ खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ मैं, यूजिन, इन सब बातों से पूरी तरह अनजान अपना न्यू ईयर खुशी से मना रहा था। हर साल की तरह इस बार भी रयान के मॉम और डैड हमारे अपार्टमेंट आए हुए थे। पूरी फैमिली साथ बैठकर हंस रही थी, बातें कर रही थी और माहौल खुशियों से भरा हुआ था। चारों तरफ रोशनी, म्यूजिक और फेस्टिवल की गर्माहट फैली हुई थी। सच कहूँ तो दादी के गुजर जाने और पुरानी जिंदगी टूटने के बाद मैंने हमेशा न्यू ईयर अकेले ही बिताया था, क्योंकि सिरिन हर बार रात होने से पहले कहीं चली जाती थी और उसके बाद मेरे पास सिर्फ खालीपन बच जाता था। मैंने हमेशा सोचा था कि शादी के बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हम हर न्यू ईयर साथ बिताएंगे एक फैमिली की तरह। लेकिन वो शादी कभी हो ही नहीं पाई और जिंदगी ऐसे मोड़ पर आकर टूट गई जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तभी रयान के डैड हंसते हुए मुझे बुलाते हैं। उन्होंने ढेर सारे डिशेस बनाए थे और फिर हम सब साथ बैठकर खाना खाने लगे और इसी तरह समय गुजरता गया। हर न्यू ईयर पर रयान की फैमिली हमारे अपार्टमेंट आती और धीरे धीरे वो लोग मेरी अपनी फैमिली जैसे बन गए। फिर हमारा ग्रेजुएशन भी हो गया। एक दिन रयान ने मुझसे पूछा, अब क्या प्लान है? क्या तुम अपने होम टाउन वापस जाओगे या यहीं ब्रिटेन में रहोगे? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वापस लौटने की अब कोई वजह नहीं बची। वहाँ ना मेरा फैमिली है, ना कोई ऐसा इंसान जो मुझे उस जगह से बांध कर रख सके। मैं इस बारे में पहले ही बहुत सोच चुका था। मेरे पुराने दोस्त अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। किसी की शादी हो गई थी, किसी की अपनी फैमिली बन चुकी थी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया, अब ब्रिटेन ही मेरा नया घर होगा। मैंने इमिग्रेशन पेपर्स भर दिए। रयान की फैमिली ने भी इस प्रोसेस में मेरी काफी मदद की। कॉलेज के दौरान फोटोग्राफी से जो पैसे बचाए थे, उन्हीं से ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना छोटा सा फोटोग्राफी स्टूडियो खोल लिया और सिर्फ 2 सालों में वो स्टूडियो काफी ग्रो कर गया। 4 साल बाद मुझे ब्रिटेन की परमानेंट रेसिडेंसी भी मिल गई। करीब 8 साल बाद मैं अपने पुराने शहर वापस लौटा। अब सब लोग काफी मैच्योर हो चुके थे। किसी की शादी हो चुकी थी, किसी के बच्चे भी थे। बातों बातों में उन्होंने मेरी लव लाइफ के बारे में पूछा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। पिछले कुछ सालों में मैंने 2 लोगों को डेट किया था, लेकिन वो रिलेशनशिप्स ज्यादा नहीं चल पाए और अभी मैं एक लड़की को डेट कर रहा हूँ। वो मुझसे 2 साल छोटी है, लेकिन काफी माटूर है और सबसे जरूरी बात, वो मुझे समझती है। मैंने उन्हें अपने कुछ फोटोज और वीडियोस भी दिखाए। सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक किसी ने कहा, अरे तुम्हें पता है सिरिन अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही एक पल के लिए मेरा दिल जैसे रुक गया। इतने सालों में मैं अपनी जिंदगी, बिजनेस और फ्यूचर में इतना बिजी हो गया था कि मैंने कभी सिरिन के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन चाहे जितना भी समय गुजर जाए, वो अब भी मेरे दिल के एक छोटे से हिस्से में मौजूद थी। मुझे हमेशा लगता था कि शायद समय के साथ वो भी आगे बढ़ जाएगी, अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेगी। लेकिन उसकी मौत की खबर सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी और मन ही मन उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तभी मार्किस धीरे से बोला, मुझे ये बात काफी पहले पता चल गई थी, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए कभी बताया नहीं। फिर उसने धीरे धीरे डॉन की सारी सच्चाई बताई और आखिर में ये भी बताया कि उसी दिन सिरिन और डॉन दोनों की जिंदगी खत्म हो गई थी। मार्किस ने बस आखिरी में इतना कहा, शायद यही कर्मा था। इसके बाद कुछ देर तक वहाँ खामोशी छाई रही। लेकिन जिंदगी, समय और बहती हुई नदी कभी किसी के लिए नहीं रुकती। मैं भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता गया। मैंने अपने सारे पुराने काम और डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह खत्म कर दिए और हमेशा के लिए ब्रिटेन में सेटल हो गया।
और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी जरूर बताना। कहानी इमोशनल भी थी, दर्दनाक भी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक अजीब सा सुकून छोड़ जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।